हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन ग्रामर बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और ये थर्ड चैप्टर क्या है? फ्रेज एंड क्लाउज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेज हम किसे कहते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लाउज हम किसे कहते हैं, क्लाउज क्या होता है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम जानते हैं कि फ्रेज और क्लाउज क्या होते हैं। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेज के बारे में। व्हाट इज अ फ्रेज? तो ध्यान देना, फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेंटेंस की तरह ही फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। बट फर्क ये है कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जाना जाता है, बट फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसका मीनिंग जो होता है इनकम्प्लीट होता है। तो फ्रेज क्या करता है? कुछ मीनिंग देता है, कुछ सेंस देता है, बट पूरा सेंस नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां पर जो आप रेड वाले पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। तो अगर हम यहां पर इन द ईस्ट को अगर सेंटेंस के बाहर कर दे, इन द ईस्ट को अगर हम सेंटेंस का बाहर कर दे, द इन द ईस्ट, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? ये अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? ग्रुप हम किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन अगर मैं पूरा सेंटेंस ना बोल करके आपको ये बोलने का काम करूंगा, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, तो क्या आपको पूरा मीनिंग इसका मिल पाएगा? पूरा मीनिंग आपका नहीं मिल पाएगा। हाँ, इन द ईस्ट का कुछ मीनिंग है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और कोई भी फ्रेज अपने मीनिंग को पूरा तभी कर पाता है जब हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस के बाहर किसी भी फ्रेज का कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं हो सकता है। और फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। तो फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का अंश होता है, उसका पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम सेंटेंस के बाहर अगर हम उस फ्रेज को बोलने का कोशिश करेंगे तो उसका कुछ मीनिंग मिलेगा, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। तो यही इन द ईस्ट को अगर हम सेंटेंस में बोलते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर इसका कंप्लीट मीनिंग है। तो जो रेड वाले पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है? ये सेंटेंस का क्या है? फ्रेज है। सेंटेंस के अंदर क्या यूज हुआ है? फ्रेज यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, आई विल मीट यू एट द बस स्टैंड। मैं तुमसे कहां मिलूंगा? बस स्टैंड के पास मिलूंगा। तो यहां पर जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, एट द बस स्टैंड, तो जब ये सेंटेंस के साथ यूज हो रहा है देन इट इज मेकिंग सेंस। लेकिन अगर मैं अलग से केवल आपको बोलूं कि एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड, तो हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन क्या इसका पूरा कंप्लीट सेंस आपको मिल पा रहा है? अगर कोई बंदा आपके पास आकर के केवल यही बात बोलता है, एट द बस स्टैंड, क्या बोलता है? एट द बस स्टैंड, तो आप भी बोलोगे भाई कोई भी बात बोल रहे हो, पूरा बात बताओ, आधा बात क्यों बता रहे हो? तो फिर से क्या बोलेगा? एट द बस स्टैंड। ठीक है। तो एट द बस स्टैंड बोलने से क्या होता है? मीनिंग पूरा नहीं मिल पाता है। मीनिंग इसका क्या होता है? इसका कुछ सेंस होता है, कंप्लीट सेंस इसका नहीं होता है। तो इसी फ्रेज को, अगर इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस के साथ लिखेंगे तो यहां सेंटेंस के साथ मिलकर के एक कंप्लीट मीनिंग देने का काम करते हैं। तो आपको यहां पर पता चल गया कि हम फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज के साथ देखो क्या कंडीशन है। पहला फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा, फ्रेज का कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। हाँ, फ्रेज हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तीसरा बात ये नोटिस करना है कि सेंटेंस में हमें एक मेन वर्ब मिलता है। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के अलावा एक वर्ब मिलता है, लेकिन फ्रेज में आपको कोई भी वर्ब या कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम फ्रेज को सेंटेंस से कंपेयर करें, सेंटेंस और फ्रेज में कॉमन चीज क्या है? कॉमन ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और अलग क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में आपको वर्ब जरूर मिलेगा, लेकिन फ्रेज में आपको वर्ब नहीं मिलेगा। यहाँ वर्ब का हमारा मतलब है फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आपको फ्रेज में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखना। देखो मैं एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने यहां पर लिखा, द बॉय विथ द ब्लू आईज
द बॉय विद द ब्लू आईज इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसी सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेज भी देखने को मिल जाएगा, इसी सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद द ब्लू आईज, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दीजिए। तो सेंटेंस क्या बचेगा, द बॉय इज माई ब्रदर, जो लड़का है वो मेरा भाई है। भाई कौन लड़का, विद द ब्लू आईज, जिसके आंखें क्या नीली है, जिसके आंखें नीली है, ब्लू है। तो यहाँ पर विद द ब्लू आईज क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कुछ मीनिंग है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर विद ब्लू आईज क्या है, ये हमारा क्या फ्रेज है, ये क्या है फ्रेज है जो कि सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। अगर मैं इसको साइड में सेंटेंस के बाहर निकाल करके बोलूं विद द ब्लू आईज, विद द ब्लू आईज, विद द ब्लू आईज, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बोले क्या बोल रहे हैं आप, पूरा कंप्लीट बात बताओ। तो कंप्लीट बात यह है कि मैं ब्लू आईज अपने भाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। आई होप कि अब आपको फ्रेज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रेज हम किसे कहते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्लाउज के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान दीजिएगा क्लाउज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत। मैं अपना डेफिनेशन आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने इसका डेफिनेशन एज इट इज रेनन मार्टिन के बुक से नहीं लिया। मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने इसको अपने तरीके से मैंने इसको लिखने का कोशिश किया ताकि आपको बहुत आसानी से सिंपल वर्ड्स में समझ में आ जाए कि क्लाउज हम किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, व्हाट इज अ क्लाउज, अ क्लाउज इज अ सेंटेंस विद इन अ लार्जर सेंटेंस। तो एक बात मैं बताऊं, क्लाउज भी अपने आप में क्या है, क्लाउज भी अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है। क्लाउज भी अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है जो बड़े सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्लाउज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, क्योंकि क्लाउज के अंदर भी आपको किसी भी सेंटेंस के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, लास्ट वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। किसी भी सेंटेंस के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी है और प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्लाउज के अंदर भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। तो जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता हो उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो क्लाउज भी अपने आप में क्या है, क्लाउज भी अपने आप में सेंटेंस ही है, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, एक बड़े से सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के अंदर भी आपको सेंटेंस मिलेगा। तो सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को हम क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज बेसिकली सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और बड़े सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अ क्लाउज इज अ सेंटेंस, अ क्लाउज अपने आप में क्या सेंटेंस है, विद इन यानी के अंदर, विद इन अ लार्जर सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है उसी को हम क्लाउज कहते हैं। चलिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अ क्लाउज ऑल्सो कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वही बात बोली जा रही है कि क्लाउज के अंदर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्यान देना, एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया, आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो देखो ये सेंटेंस, ये अपने आप में एक बड़ा सेंटेंस है, जिसको देखो सेंटेंस में यहां पर फुल स्टॉप आ रहा है, तो जहां पर फुल स्टॉप खत्म होगा वहां पर क्या होगा, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो ये सेंटेंस यहां से शुरू होता है, आई से शुरू होता है और खत्म किस पे होता है, फुल स्टॉप पे। आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस के अंदर भी दो सेंटेंसेस है, क्योंकि अगर सेंटेंस आपको बड़ा सेंटेंस मिले, लॉन्ग सेंटेंस मिले, तो कोई भी सेंटेंस लॉन्ग तभी होता है जब उसके अंदर हम और भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस मिलेगा। दो सेंटेंस का मतलब दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट। तो ध्यान देना, इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या, आई नो, पहला सेंटेंस इसके अंदर आई नो है, और दूसरा सेंटेंस है दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहां पर देखो पहला सेंटेंस क्या हो गया, आई नो, और दूसरा सेंटेंस क्या है, दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो ध्यान देना कि क्लाउज के किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको दो दो क्लाउज मिलते हैं तो उसमें एक मेन क्लाउज जरूर होगा, उसमें एक मेन क्लाउज जरूर होगा, और एक या एक से ज्यादा आपको वहां पर डिपेंडेंट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मेन क्लाउज
या सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान देना है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ये पहला सेंटेंस हमें मिला आई नो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेन क्लाउज। मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। तो इसे मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस के अंदर वो कैपेसिटी होता है कि वो दूसरे क्लाउज के साथ भी मीनिंग देने के लिए तैयार है और बिना किसी क्लाउज पे डिपेंड हुए भी अपना मीनिंग स्वतंत्र रूप से दे सकती है। तो मेन क्लाउज को अगर आप साइड से भी बोलो, हटा करके भी बोलो, तो भी उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। उसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लाउज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो ये पूरे सेंटेंस से अगर हम साइड में निकाल करके केवल आपको ये बोलता हूं आई नो, तो अभी भी इस सेंटेंस का अपना कंप्लीट मीनिंग है, अभी भी इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है। आई नो को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो इसीलिए आई नो जो है ये मेन क्लाउज है, और मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, मतलब इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा क्लाउज यहां पर है, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो इसके अंदर मिल रहा है दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट जो है ना सेंटेंस का, ये कभी भी अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है। जब तक इसके साथ मेन क्लाउज नहीं आएगा तब तक ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर अकेले खड़ा होने का क्षमता नहीं है, मेन क्लाउज के अंदर अकेले खड़ा होने का क्षमता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज को अकेले खड़ा होने का क्षमता नहीं है। जब तक इसको मेन क्लाउज नहीं मिलेगा तब तक ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये किसी पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको बोला गया डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज बोला गया। तो सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस के इस पार्ट को अगर हमने अलग से बोला तो भी इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं केवल इतना बोलता हूं दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, तो अगर मैं बोलता हूं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मैं इसके साथ बोल रहा हूं, दैट के साथ बोल रहा हूं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये अपना मीनिंग पूरा कर पा रहा है? भाई की से पहले भी तो कोई बात चली होगी ना, इस वाले बात को भी तो बता दो। तो इसलिए ये जो है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लाउज का एक और खासियत क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लाउज हमेशा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे हो क्या हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, दैट हो गया। तो कंजंक्शन वाले पार्ट में आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलते हैं। बट अदरवाइज आप ऐसे जान लीजिए कि अगर जो सेंटेंस, देखो किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो सेंटेंस है तो जो सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला सेंटेंस कोई भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ तो ये मेन क्लाउज है, लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये कंजंक्शन दैट से शुरू हो रहा है, ये दैट से शुरू हो रहा है। तो जो कंजंक्शन से शुरू होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो आई होप कि अब तक आपको पता चल गया कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज भी अपने आप में सेंटेंस होता है, एक बड़े से सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को हम क्लाउज कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिए, यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है। इन दोनों ही एग्जाम्पल में एक सेंटेंस में फ्रेज होगा और एक सेंटेंस में क्लाउज होगा। तो हमें पता लगाना है कि किस सेंटेंस में फ्रेज है और किस सेंटेंस में क्लाउज है। चलिए जानते हैं। तो ध्यान देना, पहले वाले सेंटेंस में हम चेक करते हैं क्या पहले वाले सेंटेंस में कहीं पर भी कोई क्लाउज है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लाउज तब होगा जब सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होंगे, और अगर कोई अपने आप में एक सिंगल सेंटेंस है तो वो क्लाउज नहीं हो सकता। क्लाउज तब होगा जब उसके अंदर भी सेंटेंस पाया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा गया, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। तो क्या आपको लगता है कि इस सेंटेंस के अंदर भी कोई दूसरा सेंटेंस है? नहीं ना, इस सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस नहीं है। अगर इस सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस होता तो इसमें दो दो सब्जेक्ट और दो दो प्रेडिकेट होता। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर क्या है, सेंटेंस है, इसमें कोई क्लाउज नहीं, इसमें कोई क्लाउज नहीं है। ये बात सही है। अब ध्यान देना, यहां पर पता करते हैं कि तो अगर यहां पर क्लाउज नहीं है तो पक्का यहां पर फ्रेज होगा। और फ्रेज किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। ग्रुप में कितने यूनिट होते हैं, कम से कम दो होना चाहिए। तो ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, तो यहां पर अगर हम बोलते हैं चेन ऑफ गोल्ड, चेन ऑफ गोल्ड, चेन ऑफ गोल्ड अगर बोलते हैं
अगर मैं साइड से बोलता हूं चेन ऑफ गोल्ड, मैं ये सारा बात आपको नहीं बताता हूं, मैं केवल डायरेक्टली आकर के आपको बोलता हूं कि भाई चेन ऑफ गोल्ड, क्या बोलता हूं, चेन ऑफ गोल्ड। तो बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, आप पूरा बात बताइए, क्या मतलब चेन ऑफ गोल्ड आप क्यों बोल रहे हैं, क्या बात जुड़ी हुई है इसके साथ। मैं बोलूंगा क्या जुड़ी है, मुझे पूरा बात नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना बताऊंगा चेन ऑफ गोल्ड। तो पता चलेगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसका कुछ मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं, क्योंकि इसको हम सेंटेंस से बाहर निकालें तो इसीलिए फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश बोलते हैं। यानी फ्रेज क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं चेन ऑफ गोल्ड, ये क्या है, ये फ्रेज है, ये क्या है, ये फ्रेज है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, दिस इज फ्रेज। चलिए तो सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं क्या इसमें कोई क्लाउज है क्या। तो ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, देखो विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां पर विच जो है ना कंजंक्शन के साथ साथ ये आपका सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ये वर्ब का भी काम कर रहा है। यहां भी देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट मिल गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लाउज है, यानी कि उसके अंदर दो सेंटेंसेस है। तो यहां पर दो सेंटेंस कौन कौन सा है, तो एक तो सेंटेंस है ही हैज, एक सेंटेंस है ही हैज अ चेन, ही हैज अ चेन, और इसमें दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है विच इज मेड ऑफ, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो देखो इसी सेंटेंस के अंदर दो दो सेंटेंस मिला, तो क्या ये भी क्लाउज है और ये भी क्लाउज है, ये पूरा के पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो सेंटेंसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, क्लाउज कहेंगे। तो इसमें आपको पता करके बताना, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमने इस सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, ठीक है, हमने इस सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, ये आपका पहला नंबर का सेंटेंस है, दूसरा नंबर का सेंटेंस है। इसी के अंदर आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कौन मेन क्लाउज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। बताना है कि ही हैज अ चेन, ये मेन क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका मेन क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो कुछ काम मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं, ये आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।